बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, साल 2021-22 का बजट पेश हो चुका और पोस्ट तकरीर भी की जा चुकी है वज़ीर ख़जाना के शौकत तरीन की जानिब से। नाज़रीन, आज के जो प्रोग्राम में हम जिन पैराहों पर बात करने जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टैक्सेशन की। तो टैक्स नहीं लगाए गए लेकिन टैक्स के अहदाफ बढ़ा दिए गए हैं। सबसे बुनियादी बड़ा सवाल यह है कि टैक्स के अहदाफ बढ़ा दिए गए हैं। 382 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करने की बात की गई है। यह टैक्स देगा कौन? टैक्स बेस बढ़ा दी गई है। टैक्स बेस बढ़ाने की बातें भी की जाती हैं लेकिन टैक्स कलेक्शन फिर हमेशा की तरह नहीं होती और कहा जाता है कि गरीब आदमी से हम टैक्स नहीं लेंगे और अमीरों को कहा जा रहा है कि वो अपना टैक्स हर सूरत में अदा करें। क्या इस तरह सिर्फ महज कह देने से कि अमीरों को कहा जा रहा है कि अपना टैक्स अदा करें, वो अदा कर देंगे? और किस तरीके से उनसे टैक्स कलेक्शन किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात करेंगे कि कहा गया कि तकरीर के दौरान भी कहा गया और ऐसे भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि इस मरतबा जो इस साल है सनत ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। इसका सेरा खुसरो बख्तियार साहब के सर भी डाल दिया गया। तो सनत ने तो गैर मामूली और गैर जो है ऐसे कारकर्दगी शो कर दी है लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि ज़राअत भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो चुकी है लेकिन फिर हमें बाहर से चीज़ें मंगवाना भी पड़ रही हैं। ज़रूरी अजनास भी मंगवाना पड़ रही हैं, गंदम भी मंगवाना पड़ रही है, दालें भी मंगवाना पड़ रही है और इस पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने अफसोस का इजहार भी किया। सनत के हवाले से अगर बात करें तो वहां पर मजदूरों की, वर्कर्स की और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है लेकिन वो भी कहीं पर हमें नज़र नहीं आ रही और दिन ब दिन बेरोजगार नज़र आती जा रही है और इस पर भी वज़ीर ख़जाना जो है वो तशवीश का इजहार कर चुके हैं। और टैक्स छूट की बात की जा रही है, इसको कितना फ़ायदा होगा इस हवाले से बात करेंगे। और सनतकार, जो छोटे सनतकार हैं, उनके हवाले से कहीं भी बात नहीं की गई। विद होल्डिंग टैक्स की बात की गई लेकिन विद होल्डिंग टैक्स का जो ज़्यादा और बुनियादी फायदा होगा वो तो कहा जाता है और देखा जाता है मैशियत के अंदर कि बड़े ताजरों को अमूमी तौर पर होता है। छोटे ताजरों की यहां पर कहीं बात नहीं कही गई कि छोटे ताजरों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा और कहां कहां उन्हें टैक्स छूट दी जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा अहम नुक्ता जो है वो प्राइवेटाइजेशन है। पब्लिक प्राइवेटाइजेशन जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई और इसके लिए 2000 अरब रुपए भी रखे गए हैं और कहा जा रहा है कि रेलवे, सड़कें और लॉजिस्टिक्स, साइंस, पानी, एविएशन और इसके साथ हम मिलकर बहुत से जो 50 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर लेके आएंगे। फायदा किसको होगा? प्राइवेटाइजेशन का फायदा किसको होगा? क्योंकि शौकत तरीन साहब कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का मुझे बड़ा तजुर्बा है, पिछले 47 सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं और ये मेरे लिए कोई बड़े मसले की बात नहीं है। यहां से फायदा कौम को कितना होगा, हुकूमत को कितना होगा, प्राइवेट सेक्टर को कितना होगा, ये सारे बुनियादी सवालात हैं। और एक और अहम नुक्ता जो कि बुनियादी नुक्ता है, बजट है 8487 अरब रुपए का और इसके अंदर जो खसारा है वो 3990 अरब रुपए है और जो कर्जे और सूद की अदायगियां हमें करनी है वो 360 अरब रुपए हैं। पीछे बच जाता है 1 अरब रुपया। तो हम 1000 अरब जो है उसके अंदर क्या करेंगे और क्या हम दोबारा से IMF के पास जाएंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्योंकि हमने जो अपना शरह नमू है, मुआशी शरह नमू का हदफ भी 4.8 रखा है, तो इसकी तकमील कैसे मुकम्मल होगी? क्योंकि मैशियत को बड़े तूफान में से निकाल कर ले आए हैं, साहिल की तरफ जा रहे हैं, कब साहिल की तरफ जा पाएंगे, ये बुनियादी सवाल हैं आज के प्रोग्राम के। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, FBR टैक्सेशन कमेटी के कन्वीनर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो नईम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं शौकत तरीन साहब के बजट बड़ा ही उम्मीद अफजा है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अवाम के हर तबके से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बड़ा ये अवामी बजट और तसल्ली बख्श बजट था। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि सब खुश हो जाएंगे। मेरा बुनियादी आपसे सवाल ये है कि आप कितना खुश हैं? थैंक यू। ऐसा देखिए, बजट जब भी आता है, हुकूमत जब भी बजट पेश करती है तो वो कहती है ये हमारा जो है सबसे बेहतरीन बजट है और ये वो बजट है जिससे पूरी आवाम खुश हो जाएगी। बेसिकली बजट है क्या? बजट जो है वो हुकूमत के जो महासल और हुकूमत के अखराजात, उसके बाद जो हुकूमत को जो मुनाफा होता है या नुकसान होता है, हुकूमत जो कर्जा लेती है उससे पैसे पूरे करती है, ये मुनाफा होता है तो वहाँ पे खर्च करती है। वो बेसिकली हर साल हुकूमत एक बजट पेश करती है। आम आदमी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 23 करोड़ अवाम है तो मेरा ख्याल है कि 22.5 करोड़ अवाम को तो समझ ही नहीं आती कि ये बजट है क्या और ये इस पे हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, दुनिया में जब बजट पेश की जाती है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है
कि बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, अशिया हेल्थ ज़रूरियात जो है, एजुकेशन जो है, ट्रांसपोर्ट जो है, ये बेसिक जो ज़रूरियात है, ये अब क्या हम अपनी कौम को दे रहे हैं? और बेसिकली मकसद भी ये होता है कि जितना टैक्स आप कलेक्ट करते हैं उसको वेलफेयर पे कितना खर्च करते हैं। देखिए, एक आप कलेक्शन करते हैं जिसको आप वेलफेयर पे खर्च करते हैं, एक कलेक्शन खर्च करते हैं जिसको आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, यानी कि अपने अखराजात पूरा करने के लिए खर्च कर रहे होते हैं, तो आवाम को कुछ नहीं मिलता। तो ये भी जो बजट आया, जैसे आपने फरमाया कि ये 8,487 अरब का बजट है, उसमें 3,900 अरब रुपये का खसारा भी है, और ये तकरीबन जो हमारी GDP का 6.3% खसारा है, और जो हदफ टैक्स का मुकर्रर किया गया है वो 5,829 अरब रुपये के महासिल है जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करने हैं, जो कि पिछले साल 5,500 अरब थे, और अभी 11 महीने में 4,170 अरब कलेक्ट हुए हैं। और कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप 4700 अरब पे खड़े हैं। अब देखिए जब फाइनल होता है तो कितना होता है। अब उनका जो बेस बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, यानी कि हम ये कर लेंगे, हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे, हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे, वैसे हो जाएगा। इसके लिए पॉलिसी कहाँ है? पॉलिसी देखिए, पॉलिसी ये जो है ना, लोगों को खुश करने के लिए आप बता देते हैं। मतलब अभी उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा काम ये किया कि 20,000 आपने मिनिमम वेज कर दिए लोगों की, ठीक है, लेकिन जो टैक्सेशन है वो बेसिकली आम आदमी को समझ ही नहीं आती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बजट में रेंटल इनकम को उन्होंने टोटल इनकम में कन्वर्ट करी, फिर जो स्लैब्स होते थे वो ख़त्म कर दिए हैं। अब 610 अरब रुपये की पेट्रोलियम लेवी की बातें हो रही हैं। उसके अलावा आपकी जो 500 अरब रुपये के नए टैक्स आप लगाने जा रहे हैं, और जैसे अभी बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगेगी, इंटरनेट टैक्सेशन लगेगी, उसी से हम हासिल लेंगे, क्योंकि चाइना में भी इंटरनेट टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा हुई है, और बाकी मुल्कों में भी जब भी टैक्सेशन पहले बढ़ती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ती है, उसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्सेस, जिसको विद होल्डिंग टैक्सेस कहते हैं, यानी कि पेट्रोल बढ़ा देंगे। अब देखें ना, ये खर्चे कहाँ से पूरे करें? जैसे अभी आप कह रहे थे कि जी इतना इनकम है, इतने महासल है, इतना खर्चा है, तो 1,000 अरब रुपया बाकी बचेगा, तो पैसे कहाँ से पूरे होंगे? पैसे ऐसे पूरे होते हैं जैसे पेट्रोल अगर आप 1 रुपये बढ़ा देते हैं तो गवर्नमेंट को होता है 10 अरब रुपये का फायदा हो जाए। अब वो कहते हैं जी हम ऐसा इसको बढ़ाएंगे पेट्रोल को। अच्छा, उसमें ऑप्टिमिज्म कहाँ है? ऑप्टिमिज्म ये है कि वो कह रहे हैं कि हम टैक्स की लेवी तो बढ़ाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे ईरान के ऊपर से सेक्शन ख़त्म होंगी तो टैक्स का जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल है वो सस्ता होगा, तो हम लोगों को वहाँ रिलीफ दे देंगे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू। अब ये एक बहुत जिसको कहते हैं रोजी पिक्चर है कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप कैसा करेंगे? अब ये आम अभी मैं उनका कल पोस्ट बजट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ईरान के फिर सऊदी अरब की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है ना मुस्तकबिल के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाए। देखिए ना, अच्छा वो बड़े एडमेंट थे अपनी तकरीर में, मतलब प्रेशर से बात कर रहे थे, मतलब वो कहते हैं कि मैं ये, यानी कि ये मेरे हाथ में है, मैं ये कर लूंगा सारा कुछ। अब सऊदी अरब से हमारी बात होगी, उन्होंने कहा वो हमें ऑयल देने को तैयार है। यहाँ बात ये हो ही नहीं रही है, यहाँ तो बात ये हो रही है कि मुल्क के अंदर इनकम को कहाँ से बढ़ाना है। अच्छा, अब जैसे अभी 4,500 अरब हम कलेक्ट करेंगे, 2008 में हुकूमत का जो टारगेट था वो 1,000 अरब था, उस वक्त हुकूमत के अखराजात 1,500 अरब थे। चलो हम कहते 500 अरब का खसारा, ऐसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। आज अब 4,500 अरब आपने इकट्ठा किया है और हुकूमत का इस वक्त जो खर्चा है वो 8,500 अरब है। 3,500 अरब आपने इस वक्त जो है वो कलेक्ट कर लिया हुआ है, जो लोन ले लिए बैंकों से। अब ब्रॉडरिंग बेसिकली पैसा आएगा कहाँ से? आपने पूछा ना कि खर्चा कहाँ से पूरा, पैसा आपने पूरा करना है लोगों से टैक्स लेके। लोगों से टैक्स कैसे लेंगे? इसमें एक हिकमत अमली चाहिए। आप उन्हीं लोगों के ऊपर बार बार टैक्स लगाते रहेंगे, उन पे टैक्स बढ़ाते रहेंगे और उन्हीं को बार बार तंग करते रहेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेज में गरीब तबके को पीछे, क्योंकि हुकूमत के पास कोई तरीकाकार नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का कि कैसे टैक्स कलेक्ट करें। मतलब वो कहते हैं जी अच्छा हम ये करते, ये नहीं होता तो ये करते थे, ये नहीं होता तो ये कर देते हैं। जब चलो जी, अब जैसे उन्होंने कहा जी कि हम पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे, अभी उन्होंने 10,000 लगाए हैं, उन्होंने कहा जी हमें इसे 15 अरब का फायदा हुआ है, और जब हम ये 75,000 लगा लेंगे तो हमें 1,500 अरब हम इसे कलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप सूत्र मंडी में लगा सकते हैं? क्या अकबरी मंडी में लगा सकते हैं? क्या चूड़िया बाज़ार में लगा सकते हैं? क्या आम जो रिटेलर है वहाँ पे लगा सकते हैं? फिर कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो ये बेसिकली बिल्कुल वही बात है
कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर। यानी ऐसा करेंगे, यानी सोच में है कि ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हमें फायदा होगा तो यहाँ पे हमें नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे हम उसको नुकसान को ऐसे कवर करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं, अब महबूबुल हक साहब के दौर वाला बजट नहीं आता कि सब लोग बैठे हुए हैं 2 घंटे 3 घंटे की तकरीर। अब तो बजट सारा पहले आ चुका होता है, ठीक है। अब सिर्फ एक ऐलान हो। अब इस पूरे बजट में मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसको मैं कह सकूं कि हुकूमत के महातल कहाँ से होगी, टैक्स जो है वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, अवाम को क्या फ़ायदा देंगे, बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा देंगे। जो बुनियादी हिकमत अमली सामने पेश की जानी थी वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रही कि वो वाज़ेह नहीं हो सकी, वो क्लियर नहीं है, वो मुबहम है, वो फिर वक्त के साथ साथ आती है। जैसे कि उन्होंने खुद कह दिया कि इंडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाएंगे। हम मिनी बजट्स कह सकते हैं कि मिनी बजट ही होता है ना। आपने अभी कह दिया कि जी हम, जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि महासिल टैक्स आप कैसे कलेक्ट करते, तो कहते हैं इंडायरेक्ट टैक्सेशन पूरी दुनिया में लगती है और यही सबसे बेस्ट तरीका है, तो हम भी ये लगा लेंगे। जैसे कि 382 अरब के जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं, टैक्स बेस का उसमें देखिए ना, टैक्स बेस बढ़ाने की बात की गई है, एदाब बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो टैक्स है वो गरीब की जेब में से ही जाएगा। अंडरस्टूड है, पैसा तो उन्होंने देना है, इसलिए कि जब ये बेसिकली इनका सिस्टम ये है कि ये टैक्स को डिवाइड कर देते हैं 23 करोड़ आवाम के ऊपर। मतलब 19 करोड़ इस वक्त आप समझ लें मोबाइल फ़ोन का यूज़र है, तो 19 करोड़ तो टैक्स पेयर मौजूद हो गए ना आपके पास। आज आप कहते हैं कि हमारे पास तो 19 करोड़ सिमें हैं, पहले 12-13 करोड़ सिम सी लोगों की, तो हर सिम के ऊपर आप टैक्स देते हैं। तो आप अगर उस तरह देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पाकिस्तान की 80% जो आबादी है वो टैक्स देती है। अब हुकूमत को भी ये नज़र आता है, इस वक्त 68% जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है जी, ठीक है जी, और उसमें भी अब इजाफा होने वाला है। उसमें भी इजाफा होने वाला है। एक्चुअली तो मैं तो बड़े रिजर्व फिगर आपको देता हूँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि 75% वहाँ से आता है। और डायरेक्ट टैक्सेस में इस साल हुकूमत को कम पैसे मिले हैं। नॉर्मली 1500 से 2000 अरब डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करना होता है, लेकिन इस दफ़ा वो इतने कलेक्ट नहीं हुए। तो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं ना कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुई। सही नहीं साहब, आपने जिस बात की डायरेक्ट टैक्स जो है कम नहीं हुए, लेकिन वजीर खजाना शौकत तरीन साहब अपनी तकरीर में ये कहते हुए भी नजर आए कि हमें डायरेक्ट टैक्स ही लेने चाहिए, ऊपर नीचे के दाएं बाएं पहले वो यही कहते थे, पहले वो यही कहते थे कि टैक्सेशन डायरेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने एक और बात भी की कि गरीब जो है उसको तो हम रिलीफ दे रहे हैं, अमीर बंदा जो है उसको हम कहेंगे हर सूरत में अपना टैक्स अदा करे। तो क्या ये कह देने से अमीर बंदा अपना टैक्स अदा कर देगा? अमीर आदमी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टैक्स दे जी, अमीर आदमी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना टैक्स अदा करे। दो तरीका कार है टैक्स इकट्ठे करने के। एक तो ये है कि आप जो कर रहे हैं और जो हैं लोग जो टैक्स नेट में उनको स्क्वीज करते जाएं, एक आहिस्ता आहिस्ता लोग आउट होते जाएंगे। ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, बहुत बड़ी जो हमारी प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, वो टैक्स देती हैं। देखा ये जाता है कि जैसे भी आपने बात की कि मिडिल क्लास आदमी कितना टैक्स देते हैं, तो देखा जाए कि 100 रुपये 1000 आदमी टैक्स देता है या एक आदमी जो है वो 10,000 टैक्स देता है, तो वो बेसिकली वहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। हमारे आप जो टैक्स है ना, ये जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है ना, वो बड़ा इफेक्ट करती है। अगर टैक्स ज़्यादा हो तो जीडीपी कम होगा, सही, ठीक है ना। तो इरिवर्सली प्रोपोर्शनल है जीडीपी टू टैक्स, ठीक है ना। आप टैक्स को कम करें और उसको ब्रॉडन करें ताकि हर आदमी टैक्स दे सके। एक तजर्बा तो करके देखें, तो जब हर शख्स के बस में होगा टैक्स देना, तो हुकूमत को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रहे। और यही बात हमेशा से होती आ रही है। अब एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान कि हुकूमत अपनी रेट पे कायम है। अब वो हम आगे चल के FBI की बात करेंगे, तो जैसे अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हो रही थी कि FBI ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो अपनी जगह कहते हैं जी हम तो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जून का महीना जा रहा है, अब 2015 का जो साल है वो टाइम बार हो रहा है, ये जून। अब आप जाके देखें, जिस किसी भी कंसल्टेंट के पास चलेंगे, किसी भी शख्स के पास चलेंगे, उसके घर में, उसके ऑफिस में नोटिस आए होंगे उसके क्लाइंट के, क्या सोए हुए हैं सारे?
3-3 साल बाद, 4-6 साल बाद आप लोगों को नोटिस। तो बेसिक इशू ये है कि आप जड़ से पकड़ें चीज़ों को। जब तक आप अपना फर्स्ट एजुकेशन लेवल को ठीक नहीं करेंगे, इस मुल्क में टैक्स का निज़ाम ठीक ही नहीं वो हो तो सकता। वजीर खजाना ये भी कहते हुए हमें अपनी तकरीर में नजर आया कि बड़ी मिसमैनेजमेंट है जी, मिसमैनेजमेंट की वजह से तो ठीक करें ना, ये मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। आप कह दें कि ये जो फर्स्ट एजुकेशन लेवल पे ऑफिसर अगर 2 मिस्टेक करेगा, 3 मिस्टेक करेगा, या उसके 3 फैसले कमिश्नर अपील से और 2 फैसले उसके ट्रिब्यूनल से अगर रिवर्ट हो जाते हैं तो उसको आप पेनल्टी करें, सही हटा दिया जाएगा उसको या हटा दिया पेनल्टी जाएगा। की तो जाएगी। इसमें मैं कहता हूँ टैक्स देना जो है वो आपका फ़र्ज़ है। सही, हर शख्स को टैक्स देना चाहिए, सही। लेकिन जो टैक्स लेने वाला है उसको भी अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। सही। देखें, आप यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर अलाउ ही नहीं करते। अभी उन्होंने कहा जी हम आपको एक्सपेंस अलाउ भी करेंगे। एक आदमी है वो 100 रुपये कमाता है और 90 रुपये खर्च कर देता है, तो उसको तो 10 रुपये में टैक्स देना है ना। सही। यहाँ वो कहते हैं आप 100 रुपये कमाएं और टैक्स आप 100 रुपये में लेंगे, आपका खर्चे को मानेंगे नहीं। सही सही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एड्रेस होने वाली हैं। सही। उनको अगर आप एड्रेस कर लेंगे, अब आप देखिए तकरीबन, मुझे सही आइडिया तो नहीं है, लेकिन 70-75 हज़ार जो केसेस हैं वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में फंसे हुए हैं। सही। अपील यानी बहुत से केसेस फंसे हुए हैं। हाई इसके ऊपर कोर्ट बात करेंगे, एक जी, ब्रेक लेना पड़ रहा है नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो एफबीआर के हवाले से भी बात करेंगे और सनत के हवाले से भी बात करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से भी बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। बात हो रही थी वक्फे से पहले टैक्सेशन के हवाले से, तो और टैक्स देना हर एक बंदे का फ़र्ज़ है और हर एक के लिए लाजिम भी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स बढ़ा ना दिए जाएं ताकि जो टैक्स पेयर है वो भी टैक्स चोरी की जानिब और टैक्स चोरी का सोचना शुरू कर दे। तो नईम साहब, एफबीआर के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि एफबीआर टैक्सेशन कमेटी के आप कन्वीनियर भी हैं और दहाइयों से इसके साथ हैं। नईम साहब, जैसा कि शौकत तरीन साहब ने एफबीआर के हवाले से कहा कि जो है आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम ला रहे हैं, तो सेल्फ असेसमेंट स्कीम का स्कोप आप क्या देख रहे हैं? और ऑडिट कमेटी की भी उन्होंने बात की कि जो ऑडिट कमेटी होगी वो थर्ड पार्टी होगी, तो थर्ड पार्टी की क्या हैसियत है? देखिए, पहले जो आपने पूछा है कि सेल्फ असेसमेंट, देखिए जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन एफबीआर थे उस वक्त में भी एक यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम लॉन्च की गई थी और बड़ी सक्सेसफुल थी। उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था और उसमें भी ऐसे ही ऑडिट होता था, लेकिन जो गोशवारे लोग देते थे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो ये वही स्कीम है, इसको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं और इसमें ये है कि वो जो लोग टैक्स के गोशवारे जमा करेंगे उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इस के कि जो ऑटोमेटिक रिस्क बेस्ड सिलेक्शन होगी बैलेटिंग से, उनमें से कुछ परसेंटेज की उनका वो जो है ना ऑडिट करेंगे। अच्छा, अब ऑडिट के बारे में हमेशा से एक कंप्लेंट रही है, हमेशा से एक एफबीआर की और एसएससी की फ़ाइट रही है, हमेशा गलत फैसले होते रहे हैं ज़्यादातर। तो जब आपको प्रॉपर किसी फोरम पे इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप अगले फोरम पे जाते हैं। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा होता है। बिजनेसमैन के लिए सबसे कीमती चीज़ जो है वो उसका वक्त है। अगर आप उसको पूरे साल इस मामले में उलझाए रखेंगे, एवरेज अगर देखा जाए तो साल में तकरीबन जो 365 दिनों में 200 दिन जो है ना आप एफबीआर के चक्करों में ही रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नोटिस आपको निकलता ही रहता है और आप उसकी कंप्लायंस फिर कागजात। और फिर दूसरा मसला ये है कि मैं फिर ये कहता हूँ कि ऊपर की हिरार्की बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा काम करते होंगे सारे। कमिश्नर अपील आपकी बात सुनता है, ट्रिब्यूनल आपकी बात सुनते हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो आपकी बात सुनते हैं। अगर आज एफबीआर कहते हैं ना कि हमारा 10 अरब का रेवेन्यू जो है वो पेंडिंग है, जो कि केसेस में फंसा हुआ है, अगर उनके जब फैसले होंगे ना तो वो 10 अरब का 50 करोड़ भी नहीं निकलेगा, इसलिए कि उनको भी पता है कि हमने फैसले गलत किए हुए। तो जो बेसिक पॉइंट है ना ऑडिट का, थर्ड पार्टी ऑडिट करने का, ये 2007-8 में भी थर्ड पार्टी ऑडिट स्कीम लॉन्च हुई थी। लेकिन उसमें मसला ये है कि जब थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी तो कौन करेगा? ये वाज़ेह नहीं किया गया ना सर। कंसल्टेंट करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, लॉयर्स करेंगे, किन फर्मों को आप असाइन करेंगे, फिर उन फर्मों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने असेसेस होते हैं, वो कैसे ये फैसला करेंगे कि हम किसका केस देना है, जो थर्ड पार्टी है वो बिजनेसमैन के साथ उनके ताल्लुकात भी होते हैं। अच्छा, दूसरा उनके पास कोई जुडिशियस पावर्स नहीं है ना, उनके नोटिस की वो पावर नहीं है जो एफबीआर के नोटिस की पावर है। इससे बेहतर एक एडीआरसी है,
जी। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, वो बड़ी सक्सेसफुल है, उसको एम्पावर करें। उसमें एफबीआर का कमिश्नर भी मेंबर होता है, एक जो बिजनेस कम्युनिटी से होता है, एक कंसल्टेंट्स जो हैं उसकी तरफ से होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या लॉयर होता है, वो बहुत इफेक्टिव है। वो उसको आप ज़्यादा प्रोवोक करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह ये जो बाहर ऑडिट का इंतखाब जो किया जाएगा ना, ये मेरा ख्याल है बड़ा डिफिकल्ट है। और यानी ये थर्ड पार्टी ऑडिट के ऊपर बहुत से सवालिया निशान भी उठ जाते हैं कि इनकी कानूनी हैसियत क्या है और एफबीआर के साथ लिंक इनका क्या है। वो किसी कोर्ट में एक्सेप्टेबल का डिसीजन कि नहीं, वो कहते हैं जी मुझे तो, मैं तो हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, मुझे तो वो भी लिंगर ऑन करने की बात करेंगे, महकमा भी उसको फंसाने की बात करेगा। तो ये मिल ये पहले तजर्बा हो चुका और फेल हो चुका। सही, और इस फेल हुए तजर्बे को दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता इससे बेहतर है कि एडीआरसीज को ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उनको कमेटियों को, बल्कि उसमें बाकायदा उन्होंने एडीआरसीज को एम्पावर भी किया है, उसमें टाइमिंग भी कम की है, फैसलों के लिए कहा है कि आप कम वक्त में फैसले करें, उन कमेटियों को ज़्यादा बना दें, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। सही, यानी वो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। और थर्ड, लेकिन फिर मैं कहूँगा बुनियादी तौर पे जो मसले का हल है वो फर्स्ट एजुकेशन लेवल है, आईटीओ लेवल। सही, उस लेवल को अगर आप कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन लेवल पे उनको एड्रेस कर दें, उनको समझा दें कि अवाम को रिलीफ दें, आप यकीन करें वो फर्स्ट नए ऑफिसर्स आते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, उनको सिर्फ समझाने की बात है कि लोगों को रिलीफ कैसे देना, लोगों को रिलीफ कैसे देना है। और थर्ड पार्टी एक जायज रीजनेबल उन पे टैक्स लगाएं। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी को बताया कि 2015 30 जून 2021 को टाइम बार हो रहा है, अब सारे निकालें अपने कंप्यूटर और उन सब को नोटिस करें कि आपने सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप ऑडिट को एक इतने टाइम में आपने ख़त्म करना है। खुद एफबीआई ने कहा जी हम 1 साल में ऑडिट को ख़त्म करना है, आप उस ऑडिट को 3-3 साल लटका रहे हैं। फिर वो जब अपील में जाता है वो 2 दिन में टूट जाता है। तो हुकूमत के भी पैसे ज़ाया हो रहे हैं, रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, और जो अवाम है उसके भी रिसोर्सेज, यानी तो एक फेल हुआ तजर्बा दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। नईम साहब, आपने बिजनेसमैन की बात की तो मैं भी बिजनेसमैन की बात करूंगा कि सनत के हवाले से कि कहा गया कि सनत की कारकर्दगी बड़ी मुअस्सर रही, लेकिन मेरे 2 बुनियादी सवाल हैं कि सनत की कारकर्दगी मुअस्सर रही लेकिन बेरोजगारी बढ़ी, और दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि विद होल्डिंग टैक्स की बात की गई, छोटे सनतकार के हवाले से कोई बात नहीं की गई, छोटे सनतकार को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया? देखें, एक तो इन्होंने जो अच्छा काम ये किया है कि जो टर्नओवर टैक्स है ना, वो पहले जो था 10 मिलियन पे उसको 100 मिलियन पे कर दिया है। तो ये जो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन है या जो ट्रेडर है या जो सनतकार है, दूसरे सनतकारों को ये उन्होंने एडवांटेज दिया है कि जो 1 करोड़ तक जो टर्नओवर करता है उसको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली उनको फैसिलिटेट किया है इस बजट में, इस लेवल पे। ठीक है, बड़ी सनतें जो हैं वो हमारा जो 18% ग्रोथ हुई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी में चाहिए। जैसे आज आप कहते हैं कि 2014 में भी आपका 24 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट था, आज आपका 26 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट है। तो आपने क्या सिर्फ 2% क्या आपने बड़ा काम किया? मतलब आप बांग्लादेश को देखें वो 50 बिलियन को टच कर गया है, आप इंडिया को देखें 300 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप सिंगापुर को देखें उनकी एक्सपोर्ट जीडीपी का जो 200% है। तो जब वो मुल्क इतना काम करे, तो हमें जब वहाँ पढ़ने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, तो उनके जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? उनको देखिए, वैसे मैंने पहले कहा कि आपने जैसे मुराद दी ना इसको तामीराती सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इसी तरह आप दूसरी इंडस्ट्री को भी दे दें, बल्कि पाकिस्तान पूरे को एक टैक्स फ्री जोन बनाए और कहें कि जो इंडस्ट्री जो कोई लगाना चाहता है हम उसको छूट देते हैं। अभी उन्होंने कहा जी हम जो टैक्स फ्री जोन है, जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है, उसमें हम मिनिमम टैक्स भी ख़त्म कर देते हैं, हम आपको जो है ना एग्जेम्पशन देते हैं। ये टाइम है जहाँ आप एग्जेम्पशन दें, यहाँ आप फैसिलिटेट करें। देखें, ताकि इंडस्ट्री बढ़े। हमारी बिजली बहुत महंगी है, बिजली महंगी होने की वजह से हम जो है इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं है।
और जब हम कंपेटिटिव नहीं है तो माल बेच नहीं सकेंगे। सही। तो हमने करेंसी अपनी डिवैल्यू भी की, इसलिए अगर इसी बिजली महंगी की बात कर रहे हैं, अगर इसी हवाले से उनसे सवाल किया जाए तो वो तो कहते हैं बिजली की जो खाम माल है वही इतना महंगा हम लेते हैं, तो हम किस तरह से आपको सस्ती बिजली प्रोवाइड कर दें। तो ये नहीं, भी वो बातें देखे ना, तमाम उसमें सोचने तो वाली हैं। हमारे कई इश्यूज हैं, जैसे आगे देखा लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि हमारे पास 33,000 मेगावाट की बिजली की इंस्टॉल कैपेसिटी है जी। और हम इस्तेमाल कितनी कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो ये जो हमारे खसारे हैं, IPVs के खसारे हैं, ये जो जिसको आप सर्कुलर डेट्स कहते हैं, इनके खसारे हैं, उसके बाद हुकूमत के अपने खर्चे हैं, फिर ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अपने खर्चे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की मतलब इनकम बढ़ाना एक चीज़, खर्चे रिड्यूस करना दूसरी चीज़, फिर कर्जे लेना कोई बुरी बात नहीं है। कर्जे लेके खर्च क्या करें, जैसे मैंने वो कहा कि वेलफेयर में खर्चे हो रहे हैं या अपने जाती अखराजात के लिए, आपके जाती अखराजात हो रहे हैं, या आपके नुकसान, सही। आप बैंकों से कर्जा ले रहे हैं सूद की अदायगी के लिए, तो नुकसान ही है ना। सही। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हवाले से भी बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की गई, एविएशन को प्राइवेट करने की, रेलवे को, सड़कें और लॉजिस्टिक्स, साइंस, ये सारे करने की बात की जा रही है, इसका फायदा क्या होगा? अच्छा, देखें, ये बहुत अरसे से बात चल रही है कि सारी हुकूमतें आई, उन्होंने कहा पाकिस्तान स्टील मिल प्राइवेट कर दो, PIA प्राइवेटाइज कर दो। आपको पता है पाकिस्तान स्टील मिल मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेटाइज तकरीबन हो भी गई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम हुए, वो नहीं हो सकी। देखें, किसी चीज़ को ठीक करके बेचने से बेहतर है वो जैसी है उसको वैसे बेच दिया जाए। जब आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को देंगे ना, वो खुद इनको ठीक कर लेंगे, लेकिन अब इसमें एक विल होनी चाहिए। विल ये होनी चाहिए कि आप मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं और कौन सी सनत को आप बेच रहे हैं। हुकूमत जब सनत को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं तो मुनाफा बख्श सनत को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं। आप जो सनतें लॉस में हैं ना, उनको प्राइवेटाइज करें और उन लोगों को दें, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल जो शौकत तरीन साहब हैं, इन्होंने हबीब बैंक को कहाँ से कहाँ ले गए। मंशा साहब हैं, वो MCP को कहाँ से कहाँ ले गए। MCP जो है जब उन्होंने लिया था तो उसका प्रॉफिट 23 करोड़ रुपया था। आज उन्होंने इस साल जब उसका प्रॉफिट 50 अरब रुपए क्लोज किया है। तो ऐसे लोगों को लेके उन्हें कहें कि आप इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें और इन सनतों को चलाएं और इंटरनेशनल पार्टनरशिप करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और उनके साथ मिल के एक जो विल से काम करें। मतलब पॉलिटिकल इसका सिनेरियो ना देखें, इसका फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो सिनेरियो है वो इसको देखें, उसको मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। कि आप एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे काम करें, सही। दुनिया में जाके बायर को तलाश करें। सही। जैसे आप एक वजारत खारजा आपकी होती है ना, इस तरह आपकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, आपकी जो ट्रेड मिनिस्ट्री है, इसमें भी आपके डिप्लोमेटिक डेस्क होने चाहिए। सही। नईम साहब, एक बुनियादी सवाल आप क्योंकि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि बाहर से जो है वो बाहर लाना चाहिए, और शौकत तरीन साहब भी कहते रहे कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें डॉलर लाने पड़ेंगे, डॉलर नहीं आएंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने एक और बात कही कि मैशत को बड़े तूफान से निकाल के लाए हैं और अभी साहिल तक पहुंच चुके हैं, और कुछ ही अरसे में, और कुछ ही अरसा पहले वो तनकीद का निशाना भी बनाते रहे, हफीज शेख साहब को भी, और पिछली हुकूमतों को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अयूब खान की हुकूमत गई ना चीनी के महंगे होने पे जी, वो भी यही कहते थे कि हम टैक्स पे इसको बर्डन करेंगे। भुट्टो साहब ने भी कहा, यहिया साहब ने भी यही कहा, फिर नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे, आगे बेनज़ीर, मुशर्रफ, और अब ये भी यही कह रहे हैं कि जी हम टैक्स पे, करता कोई नहीं है, मतलब विल नहीं है। आप प्रॉपरली एक ऐसा निज़ाम लेके यूनिफॉर्म टैक्सेशन होनी चाहिए। बुनियादी चीज़ है, जो पैसा कमाता है वो टैक्स है, भाई ये असूल होना चाहिए। सही। तो हम क्या करते हैं, हम जो पैसा नहीं कमाता उससे टैक्स ले रहे हैं। सही। बुनियादी तौर पर इस हुकूमत का मकसद ये है कि ये अब जा रहे हैं ऑटोमेशन की तरफ, पॉइंट ऑफ सेल लगाने की जैसे बात हो रही है, और ये नोटिस जो है ना, ई नोटिस इशू हो रहे हैं, ई हेयरिंग हो रहे हैं। बेसिक इनका मकसद ये है कि हम टोटल निज़ाम को ऑटोमेशन में लें, ठीक है ना। वो जो कहते हैं ऑटोमेशन थ्रू सिस्टमाइजेशन। सही, ऑटोमेशन की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया नईम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन, टैक्स आपको भी देना है, हमें भी देना है, और ज़रूरत है टैक्स देने की, साथ ही साथ निज़ाम की भी तब्दीली की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।